वेलकम टू मनी लाइफ। मैं हूँ सुचिता दलाल। इस हफ्ते हम सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ता पिछले 3 सालों से जो समस्याएं भुगत रहे हैं उसको फिर से देखेंगे। हमने इस विषय में कई वीडियो व्लॉग्स बनाए हैं। इस बार हमने टाइटल दिया है इशू ऑफ सहारा रिफंड, साइलेंट रेगुलेटर एंड मिस्टीरियस एंड कंफ्यूजिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। अब आप कहोगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। आप कहेंगे 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ ऐतिहासिक आदेश एक अच्छी खबर है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये ऐतिहासिक आदेश क्या है और वह भ्रामक क्यों है। वैसे देखा जाए तो एक तरह से सकारात्मक गतिविधि, क्योंकि सेबी के पास 2012 से थोड़ा थोड़ा करके जमा हुआ काफी सारा पैसा सहारा जमाकर्ताओं को फिर से लौटाने के लिए सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्रयास कर रही है। किस प्रकार के जमा बॉन्ड जो भी हो, हम बाद में इस विषय पर वापस आएंगे। 29 मार्च का आदेश हम देखेंगे। सरकार ने कुछ अजीब ही किया है। 29 मार्च को प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी ने एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में असामान्य प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कुख्यात सहारा परिवार द्वारा स्थापित 4 सहकारी समितियों में जमा धन की वापसी की मांग की गई थी। रिलीज ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के लगभग 10 करोड़ निवेशकों को धन वापसी का आदेश दिया है। इसने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में सहारा और गरीबों और वंचितों के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री और सहकारिता मंत्रालय को श्रेय दिया। आदेश के कारण क्या विवरण असाधारण और भ्रमित करने वाले दोनों हैं। इस तथ्य का जिक्र नहीं है कि ये कोई संख्या नहीं देता, गणित बस जोड़ता है। चलिए इसे पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। ये आदेश और सरकारी कार्रवाई का श्रेय देने वाली प्रेस विज्ञप्ति इस तथ्य का पहला आधिकारिक संज्ञान है कि सहारा समूह जो पिछले 2 दशकों में एक विवाद से दूसरे विवाद में चला गया, 4 सहकारी समितियों को अपना पैसा सौंपने वाले जमाकर्ताओं को भुगतान करने में असमर्थ है। जी हाँ, उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया और वे जमाकर्ताओं को भुगतान करने में असमर्थ है। अब हम यहाँ ट्विन रियलिटी कंपनीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ सेबी को जमा किए गए पैसे के सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य आदेश का विषय। ये 4 सहकारी समितियां हैं। ये महत्वपूर्ण है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ये प्रमुख है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये वे 4 समितियां हैं। 2010 के बाद उन्होंने एक अकल्पनीय, जी हाँ, उन्होंने 86,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए। भले ही समूह बाजार नियामक सुप्रीम कोर्ट और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी कि SFIO की गहन जांच के अधीन था, जिसमें से अंतिम जारी है। दूसरा ये तथ्य कि सरकार सहारा जमाकर्ताओं को चुकाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी कि सेबी के पास पड़े धन का उपयोग करने के लिए तैयार है, जो पिछले 4 सालों से पिलर टू पोस्ट चल रहे हैं, एक सकारात्मक विकास है। हालांकि जिस तरीके से निर्णय लिया गया है उससे स्थिति के सुलझने के बजाय जटिल होने की संभावना है। नियमित पाठकों को याद होगा कि मनी लाइफ ने पिछले 3 वर्षों में सहारा निवेशकों की दुर्दशा को बड़े पैमाने पर कवर किया है, जबकि हमारी गैर लाभकारी संस्था मनी लाइफ फाउंडेशन ने बाजार नियामक सेबी के साथ जमाकर्ताओं के कारण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। नए विवरण प्रदान करते हुए पीआईबी की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार ने 4 सहकारी समितियों को जमा स्वीकार करने और जमाकर्ताओं को चुकाने से रोकने का आदेश दिया है। आप उन जमाकर्ताओं को भुगतान करें जिन्होंने पहले ही वहां पैसा दे दिया है। अब हम जानते हैं कि यह अंततः अटका है। सहारा समूह ने पुनर्भुगतान आदेश का सम्मान नहीं किया है क्योंकि उनके पास धन नहीं है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सीआरसीएस ने 122,000 दावों को डिजिटाइज किया है, लेकिन हर दिन बड़ी संख्या में भुगतान के दावे आते रहते हैं।
प्रेस रिलीज में कहा गया है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कई बैठकें की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर अनुरोध किया गया था कि सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए का उपयोग सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। अब याद कीजिए, लगभग 20,000 या 25,000 करोड़ 2 रियलिटी कंपनियों ने जुटाए थे। उन्होंने इसे वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर कहा है। उन्होंने नियामकों की अनुमति नहीं ली थी। ये 2007-8 के शुरुआती दिनों में सेबी ने कहा कि ये अवैध है, अदालत में गया, वर्षों तक सुनवाई चली और अगस्त 2012 में एक ऐतिहासिक आदेश आया जिसमें कहा गया कि सहारा समूह को ये बताना कि आपने जो किया वो अवैध था। इससे पहले सहारा समूह ने सेबी को सरकारी गुंडा कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने जो किया है वो अवैध है, आप पैसा चुकाएंगे। सहारा सेबी रिफंड खाते के रूप में जाना जाता है और सारा चुकाना पड़ता है। आखिरकार 25,000 से अधिक में से 15,000 करोड़ जमा किए गए जो उन्हें सेबी को देने थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, हमने पहले ही अपने जमाकर्ताओं को वापस कर दिया है। वे बिना रुके शिकायत करते रहे, लेकिन इतना पैसा दिया गया और ब्याज सहित लगभग 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया कि 5,000 करोड़ सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को वापस करने के लिए इस्तेमाल किए जाना चाहिए था। क्या उनका दावा है कि हम बाद में सर्वोच्च न्यायालय से बात करेंगे? 29 मार्च को न्यायमूर्ति M.R. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये भुगतान एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति R. सुभाष रेड्डी की देखरेख में करने का आदेश दिया था। PIB की प्रेस रिलीज हमें आश्वस्त करती है कि वैध निवेशकों को उनकी पहचान और जमा के उचित प्रमाण के आधार पर उनके बैंक खाते के माध्यम से भुगतान के साथ एक पारदर्शी प्रक्रिया 9 महीने में पूरी की जाएगी। अब देखते हैं कि आदेश भ्रामक क्यों है। न्यायालय द्वारा इस ऐतिहासिक फैसले से पहले एक अन्य SC पीठ सेबी द्वारा दायर एक नागरिक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कुछ हस्तक्षेप आवेदन शामिल थे, जिनमें कुछ की ओर से मनी लाइफ फाउंडेशन द्वारा दायर किए गए आवेदन भी शामिल थे। सहारा क्रेडिट के जमाकर्ता ऊपर नामित 4 सहारा सहकारी समितियों में से एक है और हमारे पास इसे चुनने का एक कारण था। मैं उसे आगे समझाऊंगी। कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और अगली सुनवाई 18, 19 और 20 अप्रैल 2023 को सभी लंबित अंतरिम आवेदनों के साथ साथ मुख्य अवमानना मामले को पूरा करने के लिए पोस्ट की गई है। कानूनी हलकों को लगता है कि सहारा मामले की सुनवाई किसी अन्य SC पीठ द्वारा की जाए, जिसने एक बहुत ही त्वरित ऐतिहासिक आदेश भी दिया है। ये इस बारे में सवाल उठाता है कि क्या सेबी कोर्ट में मौजूद था? अगर उसके पास भुगतान और तौर तरीकों के बारे में कुछ कहना था, या यहाँ तक कि यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच में कोई मामला लंबित था, एक और अवमानना याचिका पेंडिंग, कुछ पता नहीं, सब खामोश। हमने पूछने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं बोला। अब जहां सहारा का संबंध है, हम सभी जगह ऐतिहासिक फैसले पर वापस चलते हैं। अगस्त 2012 में वापस चलते हैं, जिसने SRBI को तस्वीर में खरीदे सावी ने इन 2 सहारा कंपनियों से पूछा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 सहारा रियल्टी कंपनियों को 25,781 करोड़ रुपए से अधिक की वापसी के लिए कहा था, जो उन्होंने बिना नियामक मंजूरी के अर्थ डिबेंचर के माध्यम से अवैध रूप से जुटाए थे। पैसे का पता लगाने और वापस करने की प्रक्रिया की निगरानी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति BN अग्रवाल द्वारा की जानी थी। दिसंबर 2021 तक सहारा ने सेबी सहारा रिफंड खाते में 15,485 करोड़ रुपए जमा किए थे और सेबी ने उन आवेदकों को केवल 138.1 करोड़ रुपए वापस किए थे जो वैध दस्तावेज पेश कर सकते थे। वैध दस्तावेज जो उन्होंने कंपनियों के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता ली थी। वहाँ लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि सहारा ने उन्हें क्यू की दुकानों और उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में स्थापित उनकी सहकारी समितियों में भेज दिया। तो इन 4 सहकारी समितियों ने देश के 4 हिस्सों में उन्हें जल्द से बदल दिया,
इसमें से किसी की भी जांच नहीं हो रही है, किसी की दिलचस्पी नहीं है। स्पष्ट रूप से सेबी महसूस करता है कि वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के अलावा ये कोई समस्या नहीं है। एसएफआईओ हमें नहीं पता कि क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये एक जांच पड़ताल कर रहा है और इससे कुछ भी नहीं निकल रहा। उस समय के आसपास ये प्रकाश में आया कि सहारा समूह ने 4 सहकारी समितियों की स्थापना की और करीब 100 मिलियन निवेशकों से 86,673 करोड़ रुपए जुटाए और पुनर्भुगतान में चूक कर रहा था। अगस्त 2022 में सरकार ने जमाकर्ताओं की संख्या 130 मिलियन बताई, जिनके पास सहारा समूह की 6 संस्थाओं में से 1.12 लाख करोड़ से अधिक रुपए फंसे पड़े थे। सीआरसीएस और विभिन्न उपभोक्ता अदालतों और उच्च न्यायालयों में शिकायतों का अंबार लगा है, लेकिन सहारा समूह ने कोई भुगतान नहीं किया है। ये मत सोचो कि दुनिया में कहीं भी ऐसा होता है कि जब कोई जांच होती है और सर्वोच्च न्यायालय का मामला एक ऐतिहासिक फैसले की ओर ले जाता है तो यह समूह रेजनली धन जुटाना जारी रखता है। कोई भी अब तक सवाल नहीं पूछ रहा है जब तक कि यह इतने बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट न हो जाए कि शिकायतें हजारों में हो रही हैं। और इस बीच केंद्रीय रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल के 18 अगस्त 2020 के व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए पत्रों में उल्लेख किया गया है कि सहारा क्रेडिट ने सुब्रतो राय को 2,253 करोड़ रुपए का अग्रिम प्रदान किया था, जिसे उन्होंने सेबी फंड में स्थानांतरित कर दिया था। इसके आधार पर दिसंबर 2020 में मनी लाइफ फाउंडेशन ने सहारा क्रेडिट के 240 जमाकर्ताओं की मदद करने का प्रयास न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल और तत्कालीन सेबी अध्यक्ष अजय त्यागी को लिखकर किया कि इन जमाकर्ताओं का सेबी फंड में पड़े पैसे पर वैध दावा है। ये बताया गया था कि ये भुगतान सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भावना और सार के अनुरूप होगा, क्योंकि ये न्यायालय का इरादा नहीं हो सकता था कि इतनी बड़ी राशि एक दशक तक नियामक के पास रहे, खासकर तब जब जमाकर्ता सहकारी समितियां विरोध प्रदर्शन कर रही थी और कुछ जमाकर्ताओं ने तो आत्महत्या कर ली थी। सेबी ने फाउंडेशन की अपील को स्वीकारा नहीं या जवाब भी नहीं दिया। हालांकि सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत एक क्वेरी ने न्यायमूर्ति अग्रवाल के विचारों को प्रकट किया कि इस मामले का निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है। आरटीआई के तहत प्राप्त सेबी के आंतरिक नोट्स में दावा किया गया है कि विवेक अग्रवाल के पत्र के विपरीत सेबी के पास जमा की गई राशि 2,253 करोड़ रुपए नहीं थी, बल्कि 571.96 करोड़ रुपए थी और 5 जून 2014 और 13 जून 2014 के बीच जमा की गई थी। ये महत्वपूर्ण है और हम इस पर बाद में आएंगे। सेबी के करीबी सूत्रों का कहना है कि नियामक ने सरकार से सेबी सहारा फंड का प्रभार लेने के लिए कहा था, लेकिन उसे इसे छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस दावे के समर्थन में सार्वजनिक डोमेन में कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत सेबी एक समूह के खिलाफ निरर्थक कानूनी दंडात्मक कार्रवाइयों में व्यस्त था, जिसके पास स्पष्ट रूप से पैसा नहीं था। 1 से 40 या सिर्फ सारा क्रेडिट वे चाहते हैं कि हर कोई इसे प्राप्त करे, इसलिए वे कहते हैं कि सरकार जो उचित कर रही है उसके लिए ये सभी जमाकर्ताओं को मिलेगा। अब हम यहाँ कानूनी स्रोत से कहते हैं कि सेबी पैसे पर बैठना भी नहीं चाहता था। उसने स्पष्ट रूप से सरकार से कहा था कि कृपया इसे ले और आप जो तय करना चाहते हैं उसे करें, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है। हमने पब्लिक डोमेन में इसका कोई संकेत नहीं देखा है, लेकिन ये एक असफल विश्वसनीय स्रोत। वास्तव में जो हम पाते हैं वो ठीक इसके विपरीत है। इससे भी व्यर्थ मुकदमेबाजी में इतना व्यस्त है। नवंबर 2020 में सेबी ने सहारा समूह को 2012 से 25,700 करोड़ रुपए पर अर्जित ब्याज जोड़कर 62,600 करोड़ रुपए जमा करने को कहा। जून 2022 में इसने सहारा की 2 कंपनियों पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। दिसंबर 2022 के अंत में उसने जुर्माना जमा करने में विफल रहने के लिए सहारा समूह
और उसके संस्थापक सुब्रत रॉय के डीमैट खाते को कुर्क करने का आदेश दिया। सहारा समूह और सुब्रत रॉय के खातों में मुझे नहीं पता कि क्या हासिल किया जा रहा है, लेकिन सेबी ये कहने में व्यस्त है कि यह 25,000 करोड़ लो और जो करना है करो। अब हम 2102 के मूल आदेश, सेबी के जवाबों और 29 मार्च के फैसले के बीच विरोधाभासों पर आते हैं। फैसले में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सहारा सेबी रिफंड खाते में पड़ी 23,937 करोड़ रुपए की प्रयुक्त राशि में से 5,000 करोड़ रुपए की राशि को स्थानांतरित करने के निर्देश का अनुरोध किया है। ये 24 है या अन्य 1,000 करोड़ है, हमें नहीं पता, क्योंकि उसी क्रम में उस 2 नंबर को उस केंद्र सरकार ने कहा था, लेकिन इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के हवाले से कहा गया है कि उसी खाते में 24,979.67 करोड़ रुपए अप्रयुक्त पड़े हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों में से कौन सा आंकड़ा सही है। श्री मेहता ने उल्लेख किया है कि ग्रुप रियलिटी कंपनी के साथ विवाद की वजह से सहारा क्रेडिट से 2,253 करोड़ रुपए जमा किए गए थे और पैसा सहकारी समिति के जमाकर्ताओं का है। मनी लाइफ फाउंडेशन ने सेबी को दिए ज्ञापन में 2,253 करोड़ रुपए की सटीक राशि का उल्लेख किया था और वही तर्क दिया था। हालांकि सेबी ने इस पैसे के अस्तित्व से इनकार किया था और दावा किया था कि सहारा क्रेडिट द्वारा केवल 571.96 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। तो सही आंकड़ा क्या है? चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 2,253 करोड़ रुपए की जमा राशि का उल्लेख है, क्या सेबी को शेष धन बाद में मिला? क्या इसने न्यायालय को विसंगति की ओर इशारा किया? कुछ पता नहीं। बड़ा भ्रम इस बात से पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सेवानिवृत्त जज बंटवारे की निगरानी करेंगे। अगस्त 2012 में एक ऐसी बेंच ने न्यायमूर्ति BN अग्रवाल, इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को ये देखने के लिए नियुक्त किया कि क्या इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का सेबी द्वारा उचित और प्रभावी ढंग से पालन किया जाता है। इसके अलावा 5 लाख रुपए का मासिक पारिश्रमिक भी तय किया गया। इसके साथ यात्रा, आवास और अन्य खर्च कार्यालय की स्थिति के अनुरूप सेबी द्वारा वहन किया जाएगा और सहारा से वसूल किया जाएगा। 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस R सुभाष रेड्डी को नियुक्त किया, एक अन्य सेवानिवृत्त जज, जिन्हें प्रति माह 15 लाख रुपए का मानदेय दिया जाएगा। प्रति माह 5 लाख का भुगतान करने के अलावा 15 लाख प्रति माह। श्री गौरव अग्रवाल के अलावा एमिकस क्यूरी के रूप में जिन्हें प्रति माह 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है। क्या सेबी ने कदम नहीं उठाया और सुप्रीम कोर्ट से एक ही सहारा भुगतान की देखरेख करने वाले 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिकाओं और कार्यों को स्पष्ट करने के लिए नहीं कहा? भूमिकाओं के स्पष्ट सीमांकन के अभाव में न्यायाधीशों के बीच की वरिष्ठता द्वारा तय की जाएगी या भुगतान किए गए पारिश्रमिक द्वारा? कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि नियामक ने चुप रहना चुना है। इसका नेतृत्व कौन करेगा, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। वास्तव में ये भी स्पष्ट नहीं है कि 29 मार्च के आदेश पर निर्णय देने वाली पीठ को ये भी पता है कि कोई अन्य न्यायाधीश है जो अभी भी इसे देख रहा है। इन सभी विरोधाभासों और भ्रमों के साथ ये मान लेना कितना यथार्थवादी है कि जमाकर्ताओं को उनका पैसा 9 महीनों में वापस मिल जाएगा। हम इस तथ्य पर भी नहीं जा रहे हैं कि 4 सहारा सहकारी समितियों ने 86,600 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं, जबकि वितरित की जाने वाली राशि सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए है। साथ ही जिन लोगों को सहारा की दुकानों में निवेश करने का लालच दिया गया था, उन्होंने भी शिकायतें दर्ज कराई हैं, जो विभिन्न मंचों पर लंबित है। सबसे अधिक संभावना है कि परिणाम नहीं होंगे। हमें अधिक भ्रम है और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। आमतौर पर ये सब वापस अदालत में जाता है, इसलिए हम सब देखेंगे। और दुख की बात है कि अच्छे विचार को स्वीकार किए जाने के बाद भी
जमाकर्ता शायद इंतज़ार करते रहेंगे और पीड़ित रहेंगे। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इसे फैलाना सुनिश्चित करें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं दिया जा रहा है और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। आपको उन लोगों को प्राप्त करने की आवश्यकता है जो चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए तेज़ी से मायने रखते हैं। यदि आप एक जमाकर्ता हैं और आप अपना पैसा वापस चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।